देखिए, जैसे जैसे कोविड आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक सवाल सबके सामने है। क्या स्कूल गोइंग बच्चों का या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का एक साल खराब होने दिया जाए या स्कूल्स को कॉलेजेस को फिर से खुलवा दिया जाए? इसी पे बेस्ड है आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल, नो राइट आंसर। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है, आपके डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से, आपके जीएस के हिसाब से और इंग्लिश के हिसाब से तो है ही। शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश करूँगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इस क्लास में लेकर के आता हूँ। एडिटोरियल के साथ साथ आपको ग्रामर और वोकेबलरी से भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। कोशिश करें अपने साफ साफ नोट्स बनाने के। आइए चलिए नया कुछ सीखते हैं। कह रहे नो राइट आंसर, नहीं है कोई भी सही सही जवाब, है ना। कोई सही सही सीधा सीधा हमारे पास जवाब नहीं है। अच्छा, कौन सी प्रॉब्लम का जवाब नहीं है ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे द डिसीजन टू री ओपन स्कूल्स मस्ट बी गाइडेड प्राइमरली बाय एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। देखो, वर्ड्स तो भारी भारी आए हैं पर बहुत सिंपल एडिटोरियल है, आप ध्यान से देखोगे तो। कह रहे जो डिसीजन है ना, जो फैसला है रीओपन करने का, स्कूल्स को फिर से खुलने देने का, ये जो होता है ना डिसीजन, इसको गाइड किया जाना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए चाहिए, बी गाइडेड मतलब पैसिव वॉइस। कह रहे इसको गाइड किया ही जाना चाहिए। और कैसे? प्राइमरली इस टाइप की एविडेंस के जरिए, इस टाइप के सबूतों के जरिए। अब ये टाइप क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, है ना, छोटे स्केल की। एक जो छोटा मतलब इतना छोटा नहीं, एक कंट्री के स्केल की अगर महामारी की बात करें तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। अगर एपिडेमिक से हम एपिडेमियोलॉजी बना दें वर्ड, इसका मतलब हो जाएगा स्टडी और साइंस ऑफ एन एपिडेमिक, और मोर स्पेसिफिकली स्टडी या साइंस ऑफ डीलिंग विद एन एपिडेमिक। समझ गए ना? कैसे महामारी को कंट्रोल करें, कैसे डील विद करें, कैसे उसको निपटें, उसकी स्टडी को बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी एक नाउन है, इसी से हमने एक एडजेक्टिव बनाया एपिडेमियोलॉजिकल। तो एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस वो है, ऐसे सबूत हैं जिनसे हमें मालूम चलता है कैसे महामारियों से डील किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी के एविडेंस को एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। समझ गए? तो कह रहा साइंस में जाओ, वहाँ से देख करके समझो, और कैसे स्कूल्स को खोलना नहीं खोलना इसका जवाब भी साइंस से पूछो, एपिडेमियोलॉजिकल साइंस से। चलो, सेंटेंस समझ गए होंगे आई थिंक, सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट है डिसीजन, सेंटेंस की वर्ब है मस्ट बी गाइडेड। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। गाइडेड नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म पड़ी थी, गाइडेड नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म पड़ी थी, हमने इसलिए बीच में बी को फिट कर दिया ताकि हमारा रूल जो है बना रहे। इसीलिए हमेशा मॉडल्स के बाद जब जब आप बी देखेंगे, क्योंकि उसके बाद में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही होगी, तो बी को हम बीच में घुसेड़ देते हैं ताकि रूल बना रहे, है ना। वर्ब आपकी पिंक में, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका ग्रीन में। इसी तरह से पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट ग्रीन में और वर्ब पिंक में। येलो के अंदर स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूँ, अलग से जिनका मीनिंग लिख करके लाता हूँ। साथ ही साथ मैंने ऑरेंज में जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स को आज थोड़ा सा ना मार्क किया है। इससे होगा क्या, इस एक्सरसाइज से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे। देखो, इस क्लास में हो सकता है आपको आपका दिमाग ज़्यादा चलाना पड़े, है ना। हो सकता है आप लेड बैक एटीट्यूड से इस क्लास को ना देख पाए, है ना, पर आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आकर के नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो अगर मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ, अपने ऊपर काम करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो करना शुरू करें, है ना। लेड बैक एटीट्यूड से क्लास को ना देखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के देखें। मज़ा आएगा आपको, जब चीज़ें समझ में आएंगी आप फील करेंगे इंग्लिश का मज़ा, है ना, सीखने का। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। रोज़ सुबह मैं आपको बता देता हूँ शाम में हम कौन सा एडिटोरियल करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, आपको मालूम चले किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो, आर्टिकल इस बारे में है कि क्या स्कूल्स को खुलने दिया जाए या ना दिया जाए। अपना एडिटोरियल कह रहा है इस चीज़ का कोई भी राइट आंसर नहीं है। अगर आपको आंसर ढूंढना भी है तो साइंस में जाओ, एपिडेमियोलॉजिकल लिटरेचर को पढ़ो, जैसे महामारियों के अंदर कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे स्कूल्स को खुलने दिया जाए या ना दिया जाए, ये साइंस से इस चीज़ का जवाब पूछो। ये हो गई नंबर एक बात। नंबर दो बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिलेबस को कम कर दिया है ताकि बचे हुए साल में भरपाई हो सके अगर स्कूल खुलेंगे भी तो। कह रहे सिलेबस में वो टॉपिक्स को कम किया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटी, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म। कह रहे ऐसी चीज़ों को जो सोशल वैल्यूज़ को इनकलकेट करती है बच्चों के अंदर, उन चीज़ों को जानबूझ के हटा दिया गया है। कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये
अगर आपको किसी चीज़ को कम करना है सिलेबस में से तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, उस कमेटी की राय पे ही कम किया जाए, अपने मन से बैठे बैठे किसी चीज़ को सिलेबस में से कम ना कर दो। तो ये 2 पॉइंट बेसिकली उठा रहा है ना इस साइड स्टोरी के दौरान। टोन है इसकी एप्रीहेंसिव, दूसरी है इसकी टोन आज लॉजिकल। हर जगह लॉजिक देगा, लॉजिक से गाइड करेगा आपको, है ना। साइंस में जाओ, एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, ऐसे इस काम को करो, ऐसे मत करो। तो 2 चीज़ें हैं इसकी, एप्रीहेंसिव में आप जो है थोड़े से परेशान होते हो आगे को फ्यूचर को सोच के, लॉजिकल में आप थोड़ा सा अपना लॉजिक दे रहे होते हो। बड़े आगे, समरी मैंने आपको बता दी, टोन बता दी, समरी को टाइप करें कमेंट सेक्शन में। साथ में वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, हर रोज आपको इसके इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल सके मेरी वीडियोस के। शुरू कर रहा हूँ। करें द कोर्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल, posing for the central government the dilemma of salvaging part of the school academic year while avoiding a fresh wave of infection। कह रहा है जो कोर्स है ना, जो रास्ता है, जो पैथ है ना, अच्छा किसका? कोविड-19 पैंडेमिक का, इस बीमारी का, महामारी का। कह रहा है रिमेन्स बना हुआ है, बना रहता है फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल वो चीज़ होती है जिसको प्रेडिक्ट कर पाएँ, जिसको आप पहले से अंदाज़ा लगा पाएँ। फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल मतलब जिसका तो अंदाज़ा बिल्कुल लगाया जा ही नहीं सकता। करेक्ट, कोविड-19 का रास्ता ऐसा है जो आज भी ऐसा है जिसको आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सी डायरेक्शन में कल ये चला जाएगा। अच्छा, ये कैसे है ये काम? करेक्ट, पोज करते हुए, उठाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इस डिलेमा को, इस धर्म संकट को। अच्छा, क्या धर्म संकट है, क्या डिलेमा है? ये है सैल्वेज करने की, बचा लेने की पार्ट को, एक हिस्से को स्कूल के एकेडमिक ईयर का, है ना। और कैसे बचाना है? अवॉइड करते हुए, बचते हुए एक नई वेव से, एक नई लहर से इन्फेक्शंस की। सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसकी ग्रामर वोकैबुलरी में आने वाले हैं। रास्ता कोविड-19 का बना हुआ है, बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और ये कैसे बना हुआ है साइमल्टेनियसली? कह रहे पोज करते हुए बना हुआ है, खड़ा करते बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नई एक प्रॉब्लम को, डिफिकल्टी को, डिलेमा को, धर्म संकट को। वो है कैसे सैल्वेज किया जाए स्कूल के एकेडमिक ईयर को बचे हुए, है ना। 3 महीने बीत गए, पिछले बाकी बचे जो 9 महीने उनको कैसे सैल्वेज किया जाए। और एक सैल्वेज काम कैसे करना है? कह रहे अवॉइड करते हुए, बचते हुए एक नई लहर से, वेव से इन्फेक्शंस की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसलिए परेशान है कैसे इन्फेक्शंस को रोकूं और कैसे बच्चों को 1 साल बचाऊं। अब सेंटेंस की ग्रामर में आएंगे। सब्जेक्ट है कोर्स, वर्ब है रिमेन्स। कोर्स एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। पीछे आप एस देख रहे हो ना, अगर ये एस आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसका मतलब है सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप खास ध्यान देंगे, आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से निकलते हैं। वर्ड देखना प्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके। पोजिंग साइमल्टेनियस एक्शन कर रहा है, यहाँ पे खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था। कोर्स ऐसा रहते हुए पोज कर रहा था। समझ गए ना मेरी बात? 2 काम एक साथ हो रहे हैं, पहले काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दो, है ना। चलो, अच्छा ये पोज वर्ड है ना, इस पे खास ध्यान देना। पोज का मतलब होता है खड़ा करना, पैदा करना, पर ऐसा नहीं है बच्चों को पैदा करने के लिए आपने पोज वर्ड यूज कर दिया। आपने किसी को खड़ा कर दिया टीचर ने क्लास में तो उसके लिए पोज वर्ड शुरू कर दिया। पोज का मतलब होता है इन चीज़ों को खड़ा करना। ये क्लोज टेस्ट में ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन को, डाउट को, डिलेमा को, डिफिकल्टी को, प्रेडिकामेंट को, क्वेरी को, क्वांट्री को, सस्पिशन को, ये सारे वर्ड बताते हैं किसी मुश्किल कंडीशन के लिए। इसी को खड़ा करने के लिए हम पोज नाम के वर्ड को यूज करते हैं। तो कंटेक्चुअली वर्ड्स का मीनिंग समझे। पोज मतलब खड़ा करना, तो ऐसा नहीं है भाई मैंने अपने भाई को खड़ा कर दिया, है ना, तो भाई उसको पोज कर दिया, ऐसा नहीं। इन चीज़ों को खड़ा करना ही पोज कहलाता है। नोट करें। चलो, डिलेमा वर्ड आप जानते हैं, डिफिकल्टी, प्रेडिकामेंट, क्वांट्री, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन, उसको कहते हैं डिलेमा। सैल्वेज करना, किसी को बचाना, है ना। करेक्ट, स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज नॉट बी रिजॉल्व्ड satisfactorily in other parts of the world and the measures by many countries have been experimental। कह रहे स्कूल्स को रीओपन करने का जो क्वेश्चन है, स्कूल्स को फिर से खोलने का जो सवाल है, उसको रिजॉल्व नहीं किया गया है सेटिस्फैक्टरली मतलब संतोषजनक रूप से। और कहाँ पे? दुनिया भर के अदर पार्ट्स में, दूसरे हिस्सों में जो है पूरे वर्ल्ड के। और कह रहे जो मेजर्स है ना, जो कदम है, जो उपाय हैं, जो तरकीबें हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा, वो रही हैं एक्सपेरिमेंटल, है ना। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, कहीं पे अच्छे रिजल्ट आए हैं, कहीं पे रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है, स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए। सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में, यहाँ भी सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में, है ना। ये क्वेश्चन एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व लगा है। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होते
अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होते तो हैव नॉट बीन रिजॉल्व आता, है ना। जैसे यहाँ पे मेजर्स हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं, तो हमने हैव लगाया है ताकि सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब को एग्री करवा सके। कह रहा है येट फिर भी पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ सीवियर इम्पैक्ट्स टू द एजुकेशनल प्रोसेस एंड द लॉसेस टू स्टूडेंट्स। कह रहे फिर भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, जो मिनिस्ट्रीज में बैठे लोग हैं, कह रहे वो अवेयर ऑफ हैं, बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और किससे? खराब इम्पैक्ट से। सीवियर मतलब बहुत ही खराब, कह रहे बुरे असर से वाकिफ़ हैं अच्छे से। अच्छा, इम्पैक्ट किसके ऊपर भाई? एजुकेशन प्रोसेस के ऊपर, हमारी शिक्षा की प्रोसेस के ऊपर। और वाकिफ़ हैं ये लॉसेस से, उन नुकसानों से जो स्टूडेंट्स को होते हैं, जो है अपने विद्यार्थियों को होते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को अच्छे से पता है कैसे स्कूल का और स्कूल एजुकेशन ईयर का और कैसे एजुकेशन प्रोसेस का और स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखो, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से बाय डिफॉल्ट मार्क करेंगे, मेरे दिमाग के हिसाब से अपना दिमाग मिलाएंगे। पॉलिसी मेकर आर अवेयर ऑफ, है ना। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है, अवेयर के बाद में ऑफ आता है, और हैरानी की चीज़ ये है, अवेयर के जितने भी सिनोनिम उन सबके बाद में फिक्स है ऑफ नाम का प्रीपोजिशन। समझ रहे हो? अवेयर का मतलब माइंडफुल, कॉग्निजेंट, कॉन्शियस। अगर आप इन तीनों को यूज़ कर रहे हो वर्ड्स को अवेयर का सिनोनिम बना के, इनके बाद में भी ऑफ नाम का प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या करता है? आपके कई सारे सिनोनिम इसी चक्कर में याद हो जाते हैं ना, मेरे को भी याद होने लगे थे, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन के चक्कर में सिनोनिम याद होने लगेंगे आपको। तो कोशिश करें इस तरीके से आप मिलाएंगे, फिक्स प्रीपोजिशन भी क्लियर होगा, सिनोनिम भी मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था, हाँ, लूज और लॉसेस, तीन वर्ड्स हमने 2-3 दिन पहले देखे थे। अगर आपको याद हो तो अपने दिमाग को खंगालें। LOSS, LOOSE और LOSE, ये तीनों अलग अलग काम क्या करते हैं, है ना। आज मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। LOOS, LOSS यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, पीछे इसने हमने इसका प्लूरल बना रखा है। थोड़ा सा इसको आप रिपीट करें अपने दिमाग में, फिर किसी एडिटोरियल में मैं लूँगा, है ना। नाउन फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में और एडजेक्टिव फॉर्म में लूज और लॉस में क्या फ़र्क होता है। बढ़ रहे हैं आगे। कह रहे द ऑल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज स्क्यूड बाय इकोनॉमिक स्टेटस एंड जियोग्राफी। कह रहे जो ऑल्टरनेटिव है ना, जो हमारा विकल्प है, अच्छा कौन सा भाई? रिमोट और ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का। रिमोट का मतलब होता है दूर से, तो दूर से ऑनलाइन लर्निंग जो मौके हैं, कह रहे जो ऑल्टरनेटिव है ना, ये वाला जो विकल्प है हमारा, कह रहे ये स्क्यूड है, ये एक तरफ झुका हुआ है, बहुत ही बायस्ड है, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। अच्छा, किसके द्वारा भाई? हमारे आर्थिक स्टेटस के द्वारा और हमारी ज्योग्राफी के द्वारा। कह रहे जो विकल्प है ना घर से पढ़ने का, रिमोट एजुकेशन लेने का, ये विकल्प जो सबके काम नहीं आने वाला, ये बहुत ही झुका हुआ है हमारी इकोनॉमिक स्टेटस और ज्योग्राफी के हिसाब से। आप पहाड़ों में रहते हैं, इंटरनेट अच्छे से नहीं आता। आप किसी गरीब फैमिली में रहते हैं, टेलीफोन आपके पास जो है स्मार्टफोन है ही नहीं। तो कह रहे जो हमारी ज्योग्राफी और स्टेटस है ना, वो बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएंगे। समझ गए? स्क्यू वर्ड को नोट करें, इसका मतलब होता है बायस, डिस्टॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन इंडिया द मैनी डिवाइड्स, अब ये डिवाइड्स बताएगा आगे, डिजिटल, रूरल, अर्बन, रिच, पुअर हैव पेनफुली कम टू द फोर बिटवीन रीजन्स एंड इवन विद इन स्टेट्स। कह रहे इंडिया में बहुत सारी दरारें, डिवाइड्स जो है ना, बहुत सारी क्रैक्स जो है ना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ एक बार बीच वाले को, है ना। पहले पूरा सेंटेंस देखते हैं इसके सिवा। कह रहा भारत देश में बहुत सारी डिवाइड्स और क्रैक्स हैं, पेनफुली तौर पे कम टू द फोर हो गई हैं, सबके सामने आ गई हैं। कम मतलब आना, टू द फोर मतलब सबके सामने। ये वर्ड को मैं बताऊंगा। कह रहे बहुत सारी क्रैक्स, बहुत सारी दरारें सबके सामने आ गई हैं, और कहाँ पे? रीजन्स के बीच में, और यहाँ तक कि एक स्टेट के बीच में ही, है ना, विद इन द स्टेट्स। तो कई बार आपको लगेगा कि हरियाणा के बजाय यूपी के अंदर ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। कभी कभी आपको लगेगा एमपी के इतने जो हैं जिले, इनमें से इतने जिलों में ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है, इतनों में अच्छी नहीं है। तो विद इन द स्टेट्स एंड बिटवीन द रीजन्स, दोनों जगह में डिवाइड देखने को मिल रही है। अब बीच वाला पढ़ो, डिजिटल, रूरल, अर्बन एंड रिच एंड पुअर। तो ये डिवाइड है इंडिया के अंदर। कुछ लोग डिजिटल अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग गाँवों में रहते हैं, उनको डिजिटल अच्छे से नहीं पता, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, कुछ लोग गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग रिच हैं जो बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल एजुकेशन स्मार्टफोन्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइड्स इंडिया में आ रही हैं। 4 वर्ड को नोट करें, सामने आना। अगर आपने इस 4 वर्ड को फ्रंट नाम से कनेक्ट किया तो बहुत सारे वर्ड्स कनेक्ट हो जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल फोर फादर, हमारे पहले आने वाले फादर, हमारे पूर्वज, है ना। फोर रनर, सबसे पहले रन करने वाली कोई चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं फोर रनर, है ना। सबसे आगे चलने वाली चीज़ को बोलते हैं फोर रनर। फोर हेड, हमारा सामने का हेड, मतलब हमारा माथा। फोर मोस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो, फोर मोस्ट, है ना, फोर मोस्ट। फोर क्लोजर, किसी चीज़ का सामने से क्लोज कर देना। आपने लोन लिया 5 साल का, 3 साल बाद जाकर के पैसे जमा करा दिए, बोला मेरे लोन को फोर क्लोज कर दो, फोर क्लोज, है ना, सामने से क्लोज। फोर टेल, सामने से कोई चीज़ बता देना, प्रेडिक्ट कर देना, भविष्यवाणी कर देना। फोर बोर्ड भी यही होता है, फोरकास्ट भी यही होता है, समझ लो। एक रूट है फोर, सारे वर्ड्स बनाती है। खबरी पे लूंगा इस रूट को आजकल मैं, है ना। खबरी पे आप मेरे साथ देख रहे हो रूट वर्ड्स, इसमें भी इस रूट को लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड्स आपकी पावर है, आपकी वोकैबुलरी का सबसे बड़ा टूल है, इसको नज़रअंदाज ना करें। Correct, there are instances of children left behind without computer access, internet connectivity, TV sets and even electricities. करेक्ट, वहाँ पे इंस्टेंसेस हैं कई एग्जाम्पल, कई वाक़े हैं जहाँ पे चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड हो गए हैं, पीछे रह गए हैं, है ना। कुछ बच्चे तो आगे बढ़ गए, कुछ बच्चे जो है बिल्कुल भी डिजिटल एजुकेशन नहीं ले पाए। और कैसे रह गए हैं पीछे? बिना कंप्यूटर के एक्सेस के, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के, बिना टीवी सेट्स के, और यहाँ तक कि कभी कभी बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो इस वजह से इन चारों तरीकों से कई बार इंस्टेंस ऐसे आए हैं, बच्चे पीछे छूट गए हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, इंस्टेंसेस बता दूं आपको, एग्जांपल्स होते हैं, है ना। देयर जो है, देयर है, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं चैनल पे ना, उनको पता लगना चाहिए। देयर जो है, देयर, वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, ये एक एडवर्ब होती है, सेंटेंस के शुरू में आ जाती है आपको गुमराह करने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पड़ा होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। इन सेंटेंसेस को बोलते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाए। तो देयर होगा ना, देयर, इसके बाद सेंटेंस की हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखी होगी, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट रखा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, देयर के हिसाब से नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इंस्टेंसेस हैं, प्लूरल है इसलिए आर लगा है। मान लो एक इंस्टेंस होता, अ इंस्टेंस लिखा होता, तो यहाँ पे आर की जगह इज आने वाला था। तो कुछ लोग देयर से कनेक्ट कर लेते हैं वर्ब को, कनेक्ट देयर से मत करना, इसके बाद आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है वो, देयर के हिसाब से नहीं। कह रहे हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहे द इश्यू ऑफ री ओपनिंग स्कूल्स in a calibrated manner must therefore be addressed soon but based mainly on epidemiological evidence। कह रहे जो मुद्दा है, इश्यू है री ओपन करने का स्कूल्स को फेज मैनर में, है ना, जो स्टेप बाय स्टेप मैनर होता है, कैलिब्रेटेड मैनर होता है, उस मैनर के अंदर। तो कह रहे जो मुद्दा है ना स्कूलों को खोलने का एक फेज बाय फेज मैनर में, कह रहे इसलिए उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। मस्ट देयरफॉर, इसलिए भी एड्रेस किया जाना चाहिए। और कब? बड़ी जल्दी। करेक्ट, लेकिन बट ये बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए मेनली, प्राइमरली एपिडेमोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर। तो अगर मुद्दे को ज़रूर आपको एड्रेस करना है, कैसे स्कूल को खोला जाए, लेकिन खोला जाएगा इस एविडेंस के आधार पे, इसी आधार पे आपको इस मुद्दे को एड्रेस करना है। सिंपल सेंटेंस है, इश्यू की वर्ब है मस्ट बी एड्रेस्ड, कैलिब्रेटेड यहाँ पे बता रहा है स्टेप बाय स्टेप, फेज्ड मैनर, है ना, धीमे धीमे। जब आप कोई काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, यू आर डूइंग इट इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। चलो इसी से मुझे याद आया, आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास रात में करेंगे, रात को 8:30-9 बजे लाइव, है ना, प्रोबेबली 8 बजे के बाद लाइव करेंगे। छोटी सी क्लास करेंगे 5 से 7 मिनट की। क्लास को मैंने प्रिपेयर कर लिया रात में, है ना। इसी तरह की क्लास अपने वीक में 2 या 3 दिन किया करेंगे। आज से अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, जरूर से रहना है ना चैनल के ऊपर, 8 से 8:30 के बीच में लाइव करेंगे क्लास को। कह रहा है इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट इन प्रेजेंट कन्फ्यूज सिचुएशन 21 out of 36 states and UTs, including worst affected Maharashtra and Tamil Nadu, have not taken a view yet on when to permit direct classes। कह रहे ये चीज़ बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल तरीके से इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से। अच्छा कौन सी चीज़ भाई? दैट वो ये कि कह रहे प्रेजेंट कन्फ्यूज सिचुएशन जो है, हाल में जो सिचुएशन में सारी कन्फ्यूजन वाली है, इस सिचुएशन में 36 में से 21 स्टेट्स, है ना, 36 हमारे पास स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज है, 29 + 7, है ना। तो कह रहे उसमें से 21 जो है ना, 21 उन्होंने, और जिसमें शामिल है बहुत इफेक्टेड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, है ना, जिसमें शामिल है दोनों। कह रहे जो 36 है ना, इसमें से 21 ने नहीं लिया है, हैव नॉट टेकन अ व्यू, अभी तो कोई नज़रिया इन्होंने नहीं अपनाया है येट, अभी तक, है ना। और किस चीज़ पे? कब स्कूल्स में डायरेक्ट क्लासेस को जो है परमिट किया जाए। तो 36 में से 21 स्टेट जो हैं और यूटीज हैं, उन्होंने कोई भी इस जो है ना व्यू को नहीं लिया है, कोई भी जो है उन्होंने फैसला नहीं लिया है। एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। समझ गए होंगे सेंटेंस को। इट की वर्ब है इज,
21 और 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की वर्ब है हैव नॉट टेकन, है ना। अब इस सेंटेंस एक बहुत बढ़िया ग्रामर कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप करेंगे इन सेंटेंसेस को सॉल्व, सभी लोग करने वाले हैं। पांचों के अंदर मुझे आप क्या कॉन्सेप्ट के जरिए लॉजिक के साथ बताना कहाँ पे मैंने एरर छोड़ी है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सभी लोग ट्राई करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने थोड़ी सी पार्सिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए क्या काम यहाँ पे हो रहा है ना। पार्सिंग कर रहा हूँ मैं, आप अपने दिमाग में करें। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्सिंग इज़ द बेस्ट मेथड। सब्जेक्ट को ग्रीन में मार्क कर देता हूँ, वर्ब को पिंक में मार्क कर देता हूँ ताकि यू गेट टू नो द रियल प्रॉब्लम, है ना। चलो सब्जेक्ट मैंने मार्क कर दिए, अब मैं वर्ब को मार्क कर रहा हूँ। वर्ब को मैं रेड कर देता हूँ, है ना, रेड कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये एक्सरसाइज सब्जेक्ट वर्ब की अगर आप करते हैं ना, देयर इज़ नथिंग दैट कैन बीट योर इंग्लिश, अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क करना शुरू कर देते हैं। चलो मैंने ग्रीन और पिंक में, ग्रीन और रेड में इनफैक्ट सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क कर दिया। अभी मैं एक स्पेशल वर्ड्स को मार्क कर रहा हूँ, हर सेंटेंस में एक स्पेशल वर्ड को मार्क कर रहा हूँ, एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड को मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना। इसकी तरफ भी ध्यान देना, इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आई थिंक अब आइडिया लग गया होगा आपको क्या इसमें एरर है। देखो एरर इसमें ये है, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं अपने पास, जैसे कि अलोंग विथ, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि बिसाइड्स, जैसे कि एज वेल एज, जैसे कि इंक्लूडिंग। मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको, टुगेदर विद बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अलोंग विद, इंक्लूडिंग। ये सब देखने में क्या लगते हैं, आपको लगेगा नहीं ये सब के सब प्रेपोजिशंस हैं, पर ये एक्चुअल में प्रेपोजिशंस है सारी की सारी। अगर ये सारी की सारी प्रेपोजिशन है, अगर ये सारी की सारी प्रेपोजिशन है, अगर ये सब की सब प्रेपोजिशन है, तो इनके बाद में जो भी चीज़ आएगी वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगी। वो क्या होगी, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगी। शी इंक्लूडिंग हर फादर एंड ब्रदर हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर इन्फेक्शन, वो साथ ही साथ शामिल है जिसमें उसके फादर और भाई ने टेस्ट किया है पॉजिटिव इन्फेक्शन के लिए। यहाँ पे टेस्ट एक अर्गेटिव वर्ब है, कल हमने वर्ब्स देखी थी संडे को, है ना, अर्गेटिव वर्ब है टेस्ट करना। अब ये बताओ मुझे, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट शी है, अगर इंक्लूडिंग के बाद हर फादर और ब्रदर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब किसके हिसाब से आनी चाहिए, वर्ब सर शी के हिसाब से आनी चाहिए। शी के लिए क्या हैव आएगा, नहीं आएगा सर, शी के लिए आएगा हैज़। समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। आपको इंक्लूडिंग के बाद में फादर ब्रदर दिखता है तो आपको लगता है यार ये सबके सब ने टेस्ट किया पॉजिटिव को, तो प्लूरल वर्ब लगा देता हूँ मैं, इतने लोगों ने टेस्ट किया है, उसने भी किया, उसके पापा ने भी किया, उसके भाई ने भी किया। पर एक्चुअल में सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी, इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट हैं हर फादर एंड ब्रदर। समझ गए ना, दिस इज नेवर द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, दिस कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो वर्ब लगेगी शी के हिसाब से। अगर शी की जगह यहाँ पे दे होता तो मैं वर्ब दे के हिसाब से लगाता, तो मैं हैव भी लगा सकता था, पर मुझे सेंटेंस के ट्रू सब्जेक्ट को पहचानना है। यही काम मैंने ही के साथ करना है यहाँ पे, एज वेल एज। देखो एज वेल एज जो है ना सिमिली भी होती है और प्रपोजिशन भी होती है। अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए, सेंटेंस में कोई काम ना हो रहा हो, तब इसको अपने प्रपोजिशन का नाम देंगे। जैसे इस सेंटेंस के अंदर लिंक वर्ब लगी हुई है, सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, तो एज वेल एज एक प्रपोजिशन कहलाएगी। इस केस के अंदर हिज फादर इस ही का पार्ट नहीं होगा, ही के लिए वर्ब आने वाली है जो लगेगी इज, ना कि आर। ही इज अ रिनाउंड आर्टिस्ट एज वेल एज हिज फादर, है ना, अपने पापा की तरह वो भी एक रिनाउंड आर्टिस्ट है, सब उसको जानते हैं, ऐसा एक आर्टिस्ट है। मनीषा अपनी सिस्टर्स और माँ के साथ ब्यूटी सैलून में जाने वाली है ना, ब्यूटी सैलून में जाएगी। किसके साथ, मनीषा अपनी सिस्टर्स और माँ के साथ। अगर मनीषा जाएगी, अलोंग विद का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सिस्टर और मदर, तो मनीषा के हिसाब से लगेगा इज गोइंग, इज गोइंग। इस सेंटेंस में एक एरर है, बाद में बताऊंगा, जिसको मिल जाए मुझे बताना, वोकैबुलरी रिलेटेड एरर है, लास्ट में देखते हैं। करेक्ट, किराना शॉप, साथ ही साथ जिम के क्लोज थी संडे को। बिसाइड्स क्या है, एक प्रपोजिशन है, तो जिम जो है इस बिसाइड्स का ऑब्जेक्ट है, किराना शॉप के हिसाब से वर्ब आएगी, इस जिम के हिसाब से नहीं आएगी, वर्ब की जगह लगाऊंगा वॉज। प्राइमरी सेक्शन ऑफ द स्कूल अलॉन्ग विद सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वुड रिमेन क्लोज टिल द एंड ऑफ जो है अगस्त। यहाँ पे वुड की बात तो रिमेन आना ही था, मान लो वुड को निकाल दूँ मैं ना, इससे आपको अच्छे से मालूम चलेगा। अब प्राइमरी सेक्शन के हिसाब से रिमेन लगेगा, तो यहाँ पे रिमेन्स आना चाहिए। ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है, अलॉन्ग विद का ऑब्जेक्ट हो गए। आई थिंक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन सबको आप नोट कर लें। 6-7 आए हैं, टुगेदर विद बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अलॉन्ग विद और इंक्लूडिंग।
अब फटाफट से आप आज के क्विज को सॉल्व करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जहाँ जहाँ आपको ये प्रपोजिशन इस क्विज में मिल जाए उन प्रपोजिशन को सब्जेक्ट से अलग कर दें, फिर सब्जेक्ट को देखें, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लें, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, उसके हिसाब से आप लेंगे। इसमें एरर ये थी, ये सलून है ना, सलून इसका मतलब होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप बैठते हो, पीते हो, खाते हो, है ना, सलून बोलते हैं उसको। एक्चुअल में ब्यूटी सलून होता है ना, वो ब्यूटी सलून नहीं होता, वो ब्यूटी सैलून होता है ना। गलत बोला जाता है इंग्लिश में, आप सलून बोलते हैं ना, मैं सलून में जा रहा हूँ बाल कटवाने। सलून का मतलब होता है बार, जहाँ पे लोग शाम में मिलते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो सलून में नहीं जा रहे आप, बाल कटवाने बार में नहीं जा रहे, नाई के पास जा रहे हो। तो ब्यूटी सैलून होता है SALON। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड है सलून और सैलून, है ना, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधे सीधे आप गलत करेंगे, इस पर याद रखें इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है states have also been asked to ascertain the opinion of parents on this issue, although it is unclear how they can do this in short window given to them। कह रहे स्टेट्स को साथ में ये भी आस्क किया गया है, उसको ये भी कहा गया है राज्यों को, और क्या कि वो असर्टेन करें, डिटरमिन करें, वो इस्टेब्लिश करें, जाकर के समझें ओपिनियन को पेरेंट्स की इस इशू के ऊपर। पेरेंट्स की क्या राय है, स्टेट्स को कहा गया आप ये भी जानने की कोशिश करें। हालांकि ये चीज़ अभी भी अनक्लियर है, अभी साफ नहीं है कैसे वो ये काम कर सकते हैं, हाउ दे कैन डू दिस, और कैसे, कब, इट्स शॉर्ट विंडो गिवन टू देम, जो छोटी सी विंडो उनको मिली है, थोड़ा सा टाइम विंडो जो उनको मिला है उसके अंदर। तो 15 दिन में, 20 दिन में कैसे स्टेट्स अपने बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकती हैं, ये बात अभी भी क्लियर नहीं है। सेंटेंस में देखने वाला वर्ड है हाउ, एक इंट्रोगेटिव एज वेल एज एक कंजंक्शन भी होती है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होती है और कंजंक्शन एडवर्ब भी होती है। जब जब सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो इसके लास्ट में आप कभी भी सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क नहीं देखेंगे और सेंटेंस में इन्वर्जन को भी नहीं देखेंगे। जनरली आप हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, पर जब हाउ सेंटेंस के बीच में आ जाए तब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखेंगे। सेंटेंस बिल्कुल सीधा चलेगा जैसे चलना चाहिए था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, है ना। तो हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी अगर हाउ सेंटेंस के शुरू में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है इन व्हाट मैनर, कैसे। Among the state's responses to the problem initiated through organizations such as CBSE is a reduction of the syllabus load for class 9 to 12 by 30%. Although the ostensibly supportive decision has become controversial for its choice of topics for removal। सेंटर के रिस्पॉन्सेज में से एक रिस्पॉन्सेज इस प्रॉब्लम के लिए, अमंग मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया जो है ना इस प्रॉब्लम के सामने, वो रिस्पॉन्स इनिशिएट किए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जैसे कि CBSE है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंटर की कई प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया जिनको CBSE के थ्रू पे इनिशिएट किया गया है। वो क्या है, वो है एक रिडक्शन, एक कमी, है ना। अच्छा किसमें भाई, सिलेबस के लोड में। अच्छा किसके लिए, क्लास 9 से 12 के लिए। अच्छा कितने में कमी, कैसे कमी, 30% की कमी। हालांकि ये जो ऑस्टेंसिवली सपोर्टिव डिसीजन है, सामने सामने दिखने वाला, सपोर्ट करने वाला डिसीजन है, सामने से सपोर्टिव लगने वाला डिसीजन है, ये बन चुका है, हैज़ बिकम बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही विवादास्पद। अच्छा क्यों, उन चॉइस के लिए टॉपिक्स की जिसको रिमूव किया गया है। सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है। सेंटर के बहुत सारे रिस्पॉन्स आए हैं इस प्रॉब्लम के लिए, उनमें से एक प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स, खाली एक रिस्पॉन्स की बात हम कर रहे हैं। वो वाला रिस्पॉन्स जिसको इनिशिएट किया गया है, शुरू किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे कि एक है CBSE, है ना। वो है रिडक्शन करने का, कमी करने का सिलेबस के लोड को 9 से 12 क्लास के लिए, और कितना, 30% का जितना। हालांकि ये ऑस्टेंसिवली सपोर्टिव डिसीजन, सामने सामने से सपोर्ट करने वाला डिसीजन बन चुका है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। किस कारण से, जो चॉइस इसने टॉपिक्स की है रिमूवल के लिए। अब ये चॉइस बताएगा, डेमोक्रेटिक राइट्स, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप एंड सेकुलरिज्म, टू नेम अ फ्यू। करेक्ट, कोई कईयों में से ये 4 के 4 जो है, नेम अ फ्यू करेंगे हम, इन 4 की बात हम अभी करेंगे। समझ गए ना मेरी बात को। तो सेंटर ने अगर जिसको रिमूव करना था ना, तो उसने क्या रिमूव किया, इन 4 जो है ना, जो बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए। राइट्स क्या है हमारे, फेडरलिज्म क्या है, सिटीजनशिप क्या है और सेकुलरिज्म क्या है, इनको इसने रिमूव कर डाला। सेंटेंस सिंपल है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे आप एडवर्ब से सेंटेंस शुरू करते हो, सेंटेंस को इन्वर्ट करते हो, प्रेपोजिशन भी यही काम करती है। अमंग एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अगर शुरू में आ गई है सेंटेंस के, तो सेंटेंस इन्वर्जन हो रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ रही होगी, है ना।
देखो इसमें सीधी सी बात है, याद करने ऐसा कुछ है नहीं। शुरू में सब्जेक्ट नहीं आ रहा मेरे भाई, प्रपोजिशन आ रही है, एडवर्ब आ रही है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में आएगा। ऐसे केसेस के अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से हम पीछे कर देते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं सेंटेंस में। तो अमंग के हिसाब से इज के बाद में हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखा है और रिडक्शन को, है ना। चलो ऑस्टेंसिबली देख लेना, बहुत ही विजिबली हो, सीमिंगली हो, एपरेंटली हो, एविडेंटली हो, साफ साफ हो, देखने में एकदम क्लियर हो, ऑस्टेंसिबली। कह रहा है देयर इज अ डिसर्निबल ट्रेंड of diminishing basic rights as a necessary sacrifice to fight the pandemic, but improvising the syllabus on these topics can only stunt social development। कह रहा है एक डिसर्निबल ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब रुझान, डिसर्निबल मतलब जिसको डिसर्न कर सकें, जिसको महसूस किया जा सके। कह रहा है एक महसूस किया जाने वाला रुझान है, और किसका? डिमिनिश करने का, कमजोर बनाने का, कम करने का बेसिक राइट्स को। अच्छा कैसे? नेसेसरी सेक्रीफाइस के जरिए फाइट करने को इस पैंडेमिक को। जैसे ही पैंडेमिक आई है एक डिसर्निबल ट्रेंड आ गया है कि आपके बेसिक राइट्स को हम कम कर रहे हैं। घर से बाहर आप अपने हिसाब से नहीं निकल सकते, अपने हिसाब से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना, अपने हिसाब से अपनी दुकानों को नहीं खोल सकते। तो करेक्ट समझा जा सकने वाला ट्रेंड है ना, एक रुझान हमें दिखने में मिल रहा है इस पैंडेमिक को फाइट करने में। करें लेकिन एम्पावरिश करना, कमजोर बनाना, गरीब बनाना किसको? सिलेबस को। और कैसे? इन टॉपिक्स पे। कह रहा ये महज स्टंट करेगा सोशल डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को रोक करके रखेगा। कह रहा वैसे तो ठीक है, पुलिस वाले आपको मार देते हैं, घर से बाहर आप निकलते हो लाठी वाठी, है ना, क्योंकि आपके बेसिक राइट्स को जो एक तरह से कम कर दिया गया है इस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। कह रहा वो हम समझते हैं क्यों कर रहे हैं वो, लेकिन सिलेबस को नकारा बना दोगे तो ये स्टंट कर देगा सोशल डेवलपमेंट को। सिलेबस में इन टॉपिक्स को रखना जरूरी है। सेंटेंस सिंपल है। ट्रेंड की वर्ब आई है इज, देयर नाम के एडवर्ब के शुरू में आने कारण। इंपॉवरिशिंग की वर्ड आई है कैन ओनली, स्टंट। इंपॉवरिशिंग एक जेरेंड है यहाँ पे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है। अच्छा डिसर्निबल होता है जिसको महसूस किया जा सके, पैल्पेबल, ऑब्वियस, नोटिसेबल या टू बी डिसर्न्ड, है ना, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट। आगे बढ़े। कह रहा सच डिसीजंस शुड बी वेटेड बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स एंड नॉट इम्पोज्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक फियट। करेंट डिसीजंस को वेट किया जाना चाहिए, एग्जामिन किया जाना चाहिए, इनकी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन होनी चाहिए एकेडमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। वेट करते हैं ना आप किसी चीज़ को, तो पूरे अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो कह रहे ऐसे डिसीजंस को अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स की जांच पड़ताल के अंडर में होना चाहिए, ना कि इनको इम्पोज किया जाना चाहिए हमारे बाबुओं की ब्यूरोक्रेसी की फियट के जरिए। फियट होता है ऐसा ऑर्डर जिसको आप जबरन लागू करते हो पब्लिक के ऊपर। तो अगर बाबुओं से जबरदस्ती लागू नहीं करवाना है ऐसा डिसीजन, इसको एकेडमिक एक्सपर्ट से वेट करवा के फिर लागू करवाना है। डिसीजन की दो वर्ब्स हैं, पहली शुड बी वेटेड, दूसरा शुड नॉट बी इम्पोज्ड। शुड यहाँ पे अपने आप अंडरस्टूड है क्योंकि हमारे पास शुड ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था। एंड कंजंक्शन के बाद आप दूसरी वर्ब भी लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को मिस करने के साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं, फियट वर्ड को नोट कर लेना। If more fundamentally, if lessons are to be drawn from around the world on back to school plan, a just released large scale study from South Korea would be useful। कह रहा और फंडामेंटली अगर हम देखें, बेसिक फॉर्म में हम देखें, अगर लेसन्स को ड्रॉ किया जाना चाहिए, अगर लेसन्स को निकाला जाना है, अगर हमें सबक सीखना है, और कहाँ से? पूरी दुनिया से, अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा किस चीज़ पे? बैक टू स्कूल प्लान पे। कब बच्चों को बैक टू स्कूल किया जाए इस प्लान पे। कह रहा है अगर और फंडामेंटली हम देखें, अगर इस सबक को हमें सीखना है तो कह रहा है एक जस्ट रिलीज लास्ट का स्टडी है ना, अभी अभी रिलीज एक बहुत बड़ी स्टडी है साउथ कोरिया से, वुड बी यूजफुल, बड़ी यूजफुल वो होने वाली है। तो साउथ कोरिया की स्टडी को हमें ध्यान से देखना है, इससे हमें बहुत सारे सबक लेसन्स मिलेंगे। समझ गए सेंटेंस को? लेसन्स की वर्ब्स आर टू बी ड्रॉन, लास्ट के स्टडी की वर्ब वुड बी यूजफुल। बहुत सिंपल है आज का ट्यूटोरियल, है ना। बार बार मैं इसीलिए आपको रिपीट करके नहीं दे रहा हूँ लाइन्स, आपको खुद को भी आना चाहिए। बहुत सिंपल है आज का। वुड के बाद में बी क्यों आया? अपने आप से सवाल पूछो, है ना। यहाँ पे इज क्यों नहीं लगा, आर क्यों लगा? अरे लेसन्स है यार, इज क्यों आएगा? वर्ब जो है प्लूरल आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। वुड के बाद में बी लगाना है क्योंकि उसके बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा है। वुड को, मॉडल को एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, नहीं मिली। समझो इन चीज़ों को, अपने आप से इन सवालों को पूछो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश सीखना, है ना। सवाल को पूछो जितना पूछ सकते हो, मुझसे पूछो, अपने आप से पूछो, इससे आपके लिए चीज़ें आसान बनेंगी। आगे बढ़ते हैं। कर रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री विच वर्क हार्ड टू कंटेन द पैंडेमिक अर्ली show that older children between 10 and 19 transmit the virus as much as adults do। कह रहे रिसर्च फाइंडिंग्स जो है ना, रिसर्च से निकलने आने वाली चीज़ें जो किससे? इस कंट्री से।
कौन सी कंट्री? जिसने वर्क हार्ड किया है, जिसने बहुत जो मेहनत की है कंटेन करने के लिए इस पैंडेमिक को बहुत जल्दी। बात कर रहे हैं हम साउथ कोरिया की, ऊपर जिसकी बात हुई है ना। करें रिसर्च फाइंडिंग जो है इस कंट्री से, वो वाला देश जिसने बहुत वर्क हार्ड किया है फाइंडिंग पैंडेमिक को कंटेन करने के लिए, इसको रोकथाम करने के लिए बहुत जल्दी काम किया है। करें ये शो करती हैं, दिखाती हैं कि बड़े बच्चे जो है ना, ओल्डर चिल्ड्रन 10 से 19 की एज वाले ट्रांसमिट करते हैं, आगे से आगे भेजते हैं किसको? इस वायरस को, उतना ही या उतने ही अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से एडल्ट्स करते हैं। तो कोरिया से मालूम चला हमें छोटे और ये बच्चे ना 10 से 19 के टीनेजर्स, ये भी बड़ी आसानी से वायरस को ट्रांसमिट करते हैं अपने घरों में। वैसे तो इनको खुद को कुछ नहीं होता, पर घर में सबको बीमार कर देते हैं अगर इनको वायरस मिल जाए तो। सेंटेंस सिंपल है, फाइंडिंग की वर्ब है क्या? शो, है ना। ओल्डर चिल्ड्रन की वर्ब है ट्रांसमिट, विच की वर्ब है वर्कड हार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। The findings have been acknowledged by public health institutions in the US as valuable and offer a cautionary pointer to community spread among adults and vulnerable groups from older students. कह रहे जो फाइंडिंग्स है ना, इनको एक्नॉलेज किया जा चुका है, हैव बीन एक्नॉलेज्ड, इनको अच्छे तरीके से मान लिया गया है। किसके द्वारा? पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका में जो FDA है या कोई भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उसने मान लिया है इन फाइंडिंग्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से। और कैसे माना है? एज वैल्यूएबल, उसने इसको वैल्यूएबल माना है, कीमती माना है। कह रहा और यही जो फाइंडिंग्स है ना, ऑफर करती हैं, हमें ला करके देती हैं एक बहुत ही कॉशनरी पॉइंटर को। पॉइंटर होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा, कॉशनरी होता है वार्निंग भरा, एडवाइस भरा, आपके लिए एक चेतावनी भरा। तो कह रहे ये फाइंडिंग्स चेतावनी भरा एक इशारा करती हैं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ, अमंग एडल्ट्स के बीच में और वल्नरेबल ग्रुप्स के बीच में, जो कमज़ोर लोग हैं उनके बीच में। और कहाँ से? ओल्डर स्टूडेंट्स, बड़े स्टूडेंट्स के में से। समझ गए ना? तो ये फाइंडिंग्स बताती हैं इस पॉइंटर को कि बड़े स्टूडेंट्स भी हैं और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो अच्छे तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड को कर सकते हैं अगर उनको स्कूल में भेजा जाए तो। सिंपल सेंटेंस है ना। वर्ब सब्जेक्ट पकड़ते जाओ, फाइंडिंग की वर्ब हैव बीन एक्नॉलेज्ड और एंड कंजंक्शन के बाद ऑफर नाम की दूसरी वर्ब। कॉशनरी होता है जो आपको क्वेश्चन करवाए, चेतावनी करवाए, वार्निंग दे, एडवाइस दे, काउंसिल करे, कॉशनरी पॉइंटर। कह रहा ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द यूरोपियन एक्सपीरियंस इंस्टिस्ड बाय डेनमार्क एज फार बैक एज अप्रैल इज दैट कंटेनमेंट इन द कम्युनिटी हैज टू प्रोसीड स्कूल रीओपनिंग। कह रहा है ये कोरिया को तो छोड़ दो, आपने एक तरफ सीख लिया इसको, कोरिया से जो लेसन्स मिले आपने सीख लिए, कोरिया से जो सबक मिले उनको आप समझ गए। दूसरी तरफ जो यूरोपियन एक्सपीरियंस है ना, यूरोप का जो अनुभव है, जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल देना, वो बना दी हमने। कह रहा है जिसको स्पेसिफाई किया जाता है डेनमार्क नाम की इस कंट्री के द्वारा। और कब स्पेसिफाई किया गया? एज फार बैक एज अप्रैल, इतना पहले अप्रैल के जितना। तो अप्रैल में ही डेनमार्क ने इस एक्सपीरियंस को अपने सबसे साझा कर दिया था। अब देखो वो एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस इज वो ये कि कंटेनमेंट जो है ना, रोकथाम जो है कम्युनिटी के अंदर, उसको प्रिसीड करना पड़ेगा, उसको पहले आना पड़ेगा। और किसके? स्कूल रीओपनिंग के। तो स्कूल रीओपनिंग से पहले कंटेनमेंट का आना जरूरी है। पहले वायरस को रोको, फिर स्कूलों को खोला जाए। तो ऐसा डेनमार्क की स्टडी से हमें पता लगा। समझ गए ना? तो कोरिया ने तो पहले खोल दिए, डेनमार्क ने बाद में खोले। वर्ड को देखना है यहाँ पे, प्रिसीड। प्रिसीड मतलब पहले किसी काम का होना, इसका एंटोनिम होगा सक्सीड, किसी काम का बाद में होना। शी सक्सीडेड हर फादर इन देयर एंसेस्ट्रल बिजनेस, अपने पुश्तैनी बिजनेस में अपने फादर को उसने सक्सीड किया है, उनके बाद में वो आई है। तो प्रिसीड मतलब पहले आना, सक्सीड मतलब बाद में आना। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आप जानते हैं, आपके ऑब्लिगेशन को बताता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। शी हैज़ टू प्ले, उसको खेलना पड़ेगा। दे हैड टू ईट देयर डिनर, उनको अपना खाना खाना पड़ा, है ना। ऑब्लिगेशन को बताता है, आपकी मजबूरी को बताता है। आगे बढ़ते हैं। कह द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया एज अ सोसाइटी दैट हैज सीवियर इनइक्विटीज एंड वेयर स्टूडेंट्स लिव इन मल्टी जनरेशनल होम्स। सेंटेंस में गलती है, ध्यान से देखना। कह रहे जो क्वेश्चन है ना, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मच मोर कॉम्प्लेक्स है। किसके लिए? फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। और कैसे? एक सोसाइटी की तरह है जिसमें बहुत सारी असमानताएं हैं, इनइक्विटीज़ हैं। और कैसे? जहाँ पे स्टूडेंट्स लिव करते हैं, रहते हैं मल्टी जनरेशनल होम्स में, ऐसे घरों में जो मल्टी जनरेशनल है, जिनकी बहुत सारी जनरेशन एक ही घरों में रहती है। तो अगर सवाल जो है ना, इंडिया के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, क्योंकि हमारे ऐसे घर है, हमारी ऐसी सोसाइटी है जिसमें बहुत सारी असमानताएं हैं और हमारे बच्चे ऐसे घरों में रहते हैं जिसमें कई जनरेशन रहती हैं। तो बच्चे से हुआ, बच्चे के परदादे को भी हो जाएगा, उसी घर में वो परदादा भी रहता है। इस तरीके से हमारे यहाँ के घर हैं। समझ गए ना? कई जनरेशन वाले घर हैं। अब देखने वाली चीज़ है,
वर्ड आया गलत, इनइक्विटीज। एक्चुअल में यहाँ लिखना चाहिए था इनइक्विटीज। इनइक्विटी का मतलब होता है अनइक्वलनेस, है ना, असमानता। इनइक्विटी का मतलब होता है, इनइक्विटी का मतलब होता है गलत चीज, ईवल और मॉरल। अब बच्चों की इमोरल, है ना, अब बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, तो मॉरल इमोरल और ईवल बैड की बात नहीं होगी, हम असमानताओं की बात कर रहे थे सोसाइटी की। तो इसने इनइक्विटीज लिखना था, इनइक्विटीज यहाँ पे इसने गलती से लिख दिया। चलो इसी बहाने दोनों वर्ड्स आपको पता लग गए। इनइक्विटी मतलब खराब चीज, इनइक्विटी मतलब असमानता वाली कोई बात। बढ़े आगे, सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल सेंटेंसेज हैं। कह रहे क्लियरली, साफ साफ, नो अर्ली डेट कैन बी सेट फॉर अ फुल रीओपनिंग। कह रहा साफ साफ चीज़ है, एक फुल रीओपनिंग के लिए कोई भी अर्ली डेट को आप सेट नहीं कर सकते। कभी भी आप नहीं कह सकते कि चलो ओपनिंग किया जाएगा, इस तारीख के बाद स्कूलों को खोल दिया जाएगा। करंट प्रोटोकॉल्स ऑन क्लास साइज, डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन ऑफ रूम्स, फेस कवरिंग्स एंड इवन ओपन एयर क्लासेस नीड टू बी इवॉल्व्ड। कह रहा और प्रोटोकॉल्स है ना, नियम जो हैं, कैसे नियम भाई, कैसे रूल्स, क्लास के साइज पे कितनी डिस्टेंस से बच्चों को बिठाना है, वेंटिलेशन कैसा होगा स्कूल्स में, रूम्स में, फेस कवर होगा या नहीं होगा, और ओपन एयर में क्लासेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती। कह रहे ये सब चीज़ें जो प्रोटोकॉल्स है ना, इनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, इनको भी डेवलप किया जाना चाहिए। तो अब देखना फ्यूचर अपना ऐसा ही होने वाला है बच्चों का। अपने जो घर के बच्चे हैं, अपने आसपास आप देखते हो जो स्कूल में जाते हैं, वो ओपन एयर में क्लास करेंगे, मास्क पहन करके, दूर दूर बैठ करके, वेंटिलेशन बहुत सारा होगा रूम में, अगर रूम में बैठे होंगे। कह रहा है ऐसे प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया जाना चाहिए। कह रहा मीन वाइल इसी बीच डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन फॉर मेजरेबल आउटकम्स शुड बी परस्यूड एक्टिवली। कह रहा है इसी बीच डेवलप करने का जो काम है ना, विकसित करने का काम है रिमोट एजुकेशन को, लर्निंग को, कैसे, डिजिटल, रिमोट मतलब दूर से, दूर दूर से जो एजुकेशन को डेवलप करने का जो काम है, डिजिटल एजुकेशन को डेवलप करने का जो काम है, कैसे, क्यों, मेजरेबल आउटकम्स के लिए, ऐसे आउटकम्स के लिए, नतीजों के लिए जिनको आप मेजर कर सकते हैं ना। बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, समाज का विकास करेंगे, मेजरेबल आउटकम्स। करे जो काम है ना, इसको परस्यू किया जाना चाहिए बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही असरदार तरीके से। क्यों? सिंस फ्यूचर डिसरप्शंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। आगे आने वाली डिसरप्शन को भी रूल आउट आप नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, टोटली उनको कंसिडरेशन से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है ये काम को हमें अच्छे तरीके से करना है, परस्यू करना है, क्योंकि शायद ये बात 6 महीने साल की नहीं है, लंबा चलेगा कोविड, आगे भी ऐसी डिस्ट्रप्शंस आ सकती हैं। परस्यू करना मतलब किसी चीज़ को चेज करना, सीख करना, ट्राई टू अचीव करना। सीख, चेज, परस्यू जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अपने बाद में कभी भी फॉर ऑफ कोई भी वेपोजिशन नहीं लेती हैं। तो सीख फॉर, परस्यू फॉर आप ऐसा नहीं लिखते हैं ना। परसों देखा ना आपने वर्ब चैप्टर में, सीख, फॉर, चेज हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती हैं। रूल आउट करना एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, एक्सक्लूड कर देना, प्रिवेंट कर देना, प्रिक्लूड कर देना, किसी चीज़ को जो है एकदम खारिज कर देना सिरे से, रूल आउट। सिंपल एडिटोरियल था आज का, बहुत छोटा इसका डिफिकल्टी लेवल है, 7.5 से यार मैं इसको रेट नहीं करूँगा। कोशिश करता हूँ ऐसे एडिटोरियल्स में मैं आपको फटाफट जो है ना सेशंस करवाऊँ, साथ में ग्रामर पे थोड़ा ज़्यादा जोड़ दूँ। अच्छा लगा तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने की वजह से आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको इंस्टेंटली नहीं पता लगेगा मेरी वीडियोस के बारे में। आजकल मैं जल्दी पब्लिश कर रहा हूँ, शाम को 5 बजे मेरा शेड्यूल बन गया है, कोशिश करूँगा इस शेड्यूल पे अपने बने रहें, है ना। रात में मिलेंगे 8 साढ़े 8 बजे। साइनिंग आउट।